Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR and JRF with All India rank 103. Today, we are going to discuss about the differentiation and maturation of B cell and T cell. But before going directly on to their maturation and differentiation and maturation, we should discuss a little about the hematopoietic stem cell differentiation. As we have discussed, the hematopoietic stem cell within our body, especially post birth, it mainly present within the bone marrow and act as a multipotent cell. ठीक है, जो कि हमारा लिम्फोइड लीनिएज और माइलर लीनिएज के लिए डिफ्रेंशिएट हो रहा था और ब्लड सेल इम्यून सेल्स बना रहा था. नाउ एवरी सेल स्पेशली सच काइंड ऑफ सेल जैसे कि हमारा हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को भी ना एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक सिग्नल चाहिए. सिग्नल तो मिलता ही है, स्वाभाविक है. हमारी पूरी बॉडी में जो भी हो रहा है, जो मैं बोल भी रही हूँ, मेरा ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, ठीक है. बट एक सारा कुछ ना सपोर्टिव मीडिया के थ्रू चल रहा होता है. सपोर्ट चाहिए होता है इसको करने के लिए, सिर्फ सिग्नल अकेले नहीं. तो इसी तरह से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को भी रिन्यू होना है, सेल्फ रिन्यू होना है या डिफ्रेंशिएट करना है विद इन द बोन मैरो फॉर टू गेट कमिट इटसेल्फ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लीनिएज. ये सारा ना, ये सब कुछ सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन आपका कुछ एक स्पेशल काइंड ऑफ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जिनको कि हम स्ट्रोमल सेल कहते हैं, वो परफॉर्म करती है. स्ट्रोमल सेल बेसिकली इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ अ सिंगल सेल, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. ये अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, मूवी देखते हैं आजकल, वैसे क्वेश्चन सीरीज देखते हैं आप लोग, ठीक है. तो एक फैमिली मैन आई थी, उसमें आप जो एक श्री था मेन एक्टर, वो रोल मेन किरदार है, लेकिन उनकी एक फ्रेंड है, ठीक है, जो कि नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, एनीवेज तलपड़े, हाँ, वो सपोर्टिंग रोल करते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर का काम करते हैं, जो कि काफ़ी जस्टिफाई भी करते हैं. कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ, अकेला मेन जो लीडिंग एक्टर है वो उस वहाँ पे कंप्लीट नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे सपोर्टिंग एक्टर उसको सपोर्ट करता है आके. तो एक तरह से वो पूरे सीरीज में क्रिस्प मसाला ला के लेके आते हैं, एक तरह से एक उसको कंप्लीट करते हैं उस पिक्चर को, और साथ ही साथ उस मेन एक्टर के रोल को भी कंप्लीट करते हैं. इसी तरह से हमारे स्ट्रोमल सेल का भी काम है. अलग अलग जगहों पे अलग अलग टिश्यूज़ में ये अपना अपना उस पर्टिकुलर एक मेन एक्टिंग मेन सेल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के लिए काम कर रहे हैं. अब यहाँ कौन सी स्ट्रोमल सेल, मतलब किसके सेल से बन के ये स्ट्रोमल सेल बनी है, तो वो बात करते हैं. सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट की बात करेंगे. ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन बनाती है, साथ ही साथ ये सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन या सॉल्युबल फैक्टर, या फिर हम अपने सेल पे एक्सप्रेस करती है डायरेक्टली टू आपके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को कि अब आपको डिफ्रेंशिएट होना है, ठीक है. ब्लैक कलर का मैंने जो बनाया है. इसके अलावा होते हैं एंडोथेलियल सेल, जो कि ब्लड वेसल की लाइनिंग बनाते हैं. साथ ही साथ इनका भी काम है कि ये डिफ्रेंशिएट होना है नहीं होना है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को, वो सिग्नल भेजते हैं, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ बाई मॉलिक्यूल्स. तीसरा है हमारे रेटिकुलर सेल. रेटिकुलर सेल एक्चुअली इसकी मॉर्फोलॉजी अगर देखो ना, तो इसके बहुत एक्सटेंडेड आर्म्स होते हैं, बहुत साइटोप्लाज्म इसमें होता है. मेम्ब्रेन भी अकॉर्डिंगली स्टार शेप जैसा, एक रफ स्टार शेप जैसा बना लेती है शेप. तो क्या होता है कि इसका मेन काम है आपस में सारी सेल्स को, स्ट्रोमल सेल को ना कनेक्टेड करके रखना, ठीक है, कनेक्टेड बनाए रखती है, अलग अलग नहीं जाने देती है. लास्ट में आते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन. सिंपैथेटिक न्यूरॉन देखिए, हमें मालूम है बोन मैरो में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, तो ब्लड सेल्स तो यहीं बनेंगे, माइलॉइड सेल की हो या लिम्फोइड की हो, वो यहीं बनेगी. अब ये कोई वेयर हाउस तो है नहीं, स्टोर हाउस तो है नहीं कि बस यहाँ बनती रहे बनती रहे बनती रहे. रिलीज भी करना होगा, और वो रिलीज कब करना है, कैसे करना है, वो सिंपैथेटिक न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है, और इसके सिग्नल में ही के रिस्पॉन्स में ब्लड सेल रिलीज होती है विद इन द दीज ब्लड वेसल. So this is about the function of different cells that are forming the stromal cell of bone marrow और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है. नाउ अब अगर बात करें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल की खुद की, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक जगह यहाँ पे स्थायी स्थिर खड़ी स्टैचू तो है नहीं. ये डिफ्रेंशिएट भी हो रही है, सेल्फ रिन्यू भी हो रही है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में, मतलब अलग अलग जगहों पे बोन मैरो में भी थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करती होगी. जब ये क्वेसेंट स्टेज में है, रेस्टिंग फेज में है, तब ये एंडोस्टील जो एनवायरनमेंट, जो मतलब दो तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है इसके एनवायरनमेंट को. एक कहलाता है एंडोस्टील, जहाँ पे क्वेसेंट स्टेज में. दूसरा कहलाता है वेस्कुलर नीश. नीश यानी
होता है आपका एक सपोर्टिंग, एक कंफर्टेबल आपका एम्बियंस, जहाँ पे कि somebody कैन लाइक फील वेरी कंफर्टेबल, है ना, नीश वो कहलाता है। तो दूसरा होता है वेस्कुलर। वेस्कुलर में ये क्या होता है, वेस्कुलर में थोड़े एक्टिव हो जाती है, डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर जाती है, ठीक है, एंड अबाउट टू मूव, और ये भी हमारे सर्कुलेशन में मूव करती है मेटोपोटिक स्टेम सेल। ऐसा नहीं कि ये एंटर नहीं कर सकती हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, मेजरली बोन मैरो में पाई जाती है, बट हाँ विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे बॉडी में मूव कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द 2 डिफरेंट नीश and the stromal cell of the hematopoietic stem cell. Now coming to our main topic, that is the B cell maturation and T cell maturation. B cell maturation की maximum जो life cycle है ना, वो हमारे बोन मैरो में ही कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए तो नाम बी है ना, शायद नहीं, इसलिए नाम नहीं है बी। बी नाम इसलिए है इसका क्योंकि ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस में सबसे पहले जो महान रिसर्चर थे उन्होंने इसको बर्सा ऑफ फैब्रिकस बर्ड्स में वहाँ देखा था, ठीक है। फॉर्चुनेटली कैसे भी कह लो, ये बोन मैरो में भी सेम मैमल्स के केस में बोन मैरो में भी बोन मैरो में इसका सेम डेवलपमेंट देखा गया। तो लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि इसका बी बोन मैरो से आया है, इसका बी आया है बर्ड्स के बर्सा से, ठीक है ना, वहाँ से आया है, गलती मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ, बोन मैरो में बी सेल का मैचुरेशन होता है पार्शियली, सही, कंप्लीट नहीं, पार्शियल मैचुरेशन हो जाता है, डेवलपमेंट भी वही हुआ, लिम्फोइड लीनिएज से आया, बी सेल प्रोजेनेटर बना, बी सेल प्रोजेनेटर को उसके कुछ स्ट्रोमल सेल, इसके लिए भी कुछ एक स्ट्रोमल सेल होते हैं, वो उसको सिग्नल्स रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, ईदर बाय अदर मॉलिक्यूल, सेल एडिशन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या फिर स्टेम सेल फैक्टर्स जो कि अगेन प्रोटीन है, या सी किट के फॉर्म में, या फिर आपका इंटरल्यूकिन 7 के फॉर्म में, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 117 के फॉर्म में, इन सब के रिस्पॉन्स के लिए ना यहाँ पे एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहाँ के अधेयर होते जाते हैं और अंदर कैस्केड को एक्टिवेट करते जाते हैं। कैस्केड जैसे एक्टिवेट होता है न्यूक्लियस तक जाता है, जेनेटिक चेंजेस आते हैं। जेनेटिक चेंजेस आने का बी सेल का मतलब यही है कि एंटीबॉडी का कुछ ना कुछ होगा, सिंथेसिस होगी, चेंजेस होंगे, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे लाइट चेन हैवी चेन के, और फाइनली द एंटीबॉडी बिल्डअप, ठीक है। अभी एंटीबॉडी आपके एंटीजन की वजह से नहीं बन रहे हैं, ना 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 ना, बोन मैरो में अभी कोई एंटीजन नहीं आया है, मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है, नहीं गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं आया बोन मैरो में, सिर्फ अभी सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हुआ है और स्ट्रोमल सेल की वजह से जो इमेच्योर बी सेल थी, बी सेल प्रोजेनेटर थी, उसने अपने आप को मैच्योर करना शुरू किया है। सबसे पहले आती है स्टेज प्रो बी सेल की, ठीक है, जो कि 3 स्टेजेस में है, सब स्टेजेस में अर्ली लेट लेट, ठीक है। फाइनली देयर इज अ प्री बी सेल। प्री बी सेल में एंटीबॉडी द कॉम्बिनेशन आग हो गया है, लाइट हैवी चेन जो कि आपकी है माइक्रो, लाइट चेन जो कि है कापा, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। साथ ही साथ समस्या क्या हो जाती है, प्रो प्री बी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा ही सेगमेंट और एडेड है, जिसका कि कोई अभी विशेष कोई उपयोग नहीं है, आगे की स्टेज के लिए ना ये क्लीव कर जाता है यहाँ पे और ये चला जाता है, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ मैच्योर IgM, ठीक है। और बट दिस बी सेल, पुअर बी सेल स्टिल इमेच्योर ही है और इसी स्टेज में ये बाहर निकल जाती है बोन मैरो से लिम्फोइड ऑर्गन के पास में, जहाँ की इसका अब एनकाउंटर होगा किसके साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है। तो गलती मत कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई एनकाउंटर नहीं हुआ तो आप लोग कह रहे एंटीबॉडी तो बन गई यार, होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी ये प्लाज्मा सेल इफेक्टर सेल में कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ गया, मान लो मैं ही एग्जामिनर हूँ, मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया कि विच एंटीबॉडी एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ बी सेल, क्या बताएंगे, IgA, IgG, IgE एंड IgM, टिक कीजिएगा D, IgM, ठीक है, डी ऑप्शन पे। लेकिन सबसे पहली एंटीबॉडी जो हमें संरक्षण देती है हमारे कंप्लीट लाइफ साइकिल की, अगर बात करें फीटस से लेके हमारे मरने तक की, तो वो होती है IgG, क्योंकि ये हमें प्लासेंटा के थ्रू हमारे मदर बॉडी से मिल जाता है, ठीक है। जब हम खुद पे निर्भर होते हैं हमें IgM होती है जो हमें संरक्षण देती है, IgG जब हम हमारे मदर के पेट में होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द थाइमस T,
सेल मैचुरेशन जो कि हो रहा है हमारे थाइमस में, टी सेल प्रोजेनेटर सेल एज इट इज रिलीज आउट हो जाती है फ्रॉम द बोन मैरो, एंड हियर इट इज कंप्लीटली इमेच्योर, कॉल्ड, इसको अलग अलग नाम है लाइक टी लिम्फोसाइट, टी सेल, थाइमस सेल, थाइमोसाइट, ठीक है, सारे लगभग एक ही। ये एंटर करते हैं हमारे थाइमस में। थाइमस एक ग्लैंड होती है यहाँ पे स्टर्नम और लंग्स के बीच में, जो कि पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी तक तो ये मैक्सिमम अपना साइज अटेन कर लेती है, बट जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी ये ग्रेजुअली कम होती जाती है, इसका फंक्शन भी कम होता जाता है, ठीक है। जब बोन मैरो की भी बात करें तो बोन मैरो में भी बहुत अच्छा एक चीज़ है कि विद द एज 50% ऑफ द बोन मैरो का जो कंपार्टमेंट है ना वो फैट सेल ऑक्यूपाई कर लेती है, तो बोन यहाँ पे भी कमी होना शुरू हो जाती है। तो आप लोग देख लीजिए एज के साथ, इसलिए कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी वगैरह हमेशा अच्छी रखो, ठीक है, क्योंकि फैट वगैरह डिपॉजिट कम से कम होने दो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टी सेल, ये मैंने इसका एक ट्रांसफर सेक्शन बनाया है। सबसे अंदर होता है मेडुला, फिर कॉर्टिको मेडुलरी रीजन जो कि एक जंक्शन होता है बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। सबसे बाहर की तरफ था सब कैप्सुलर रीजन, और बिल्कुल बाहर एक कैप्सूल होती है जो कि अंदर उसको ट्रेवर्स भी करती है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। बीच में हमारे कॉर्टिको मेडुलरी में भी ना ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी टी सेल जो इमेच्योर टी सेल है वो एंटर करती है। एंटर करते साथ ये मूव करना शुरू करती है, जाती है सब कैप्सुलर रीजन पे। सब कैप्सुलर रीजन में अभी जिस स्टेज में आई है अभी इमेच्योर है, साथ ही साथ हम इसको कह सकते हैं इट्स डबल नेगेटिव, कि टी सेल अगर है तो या तो ये CD8 होगी या CD4 पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अभी इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये कहलाती है डबल नेगेटिव। नाउ डबल नेगेटिव स्टेज में जैसे ही ये सब कैप्सुलर रीजन में जाती है, नाउ इट स्टार्ट टू एक्सप्रेस टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर आ गया है अभी, लेकिन CD8 CD4 नहीं आया है। जैसे ही टी सेल रिसेप्टर आता है ना, इट स्टार्ट टू एक्सप्रेस बोथ CD8 CD4 दोनों आ गए। अब बताइए क्या करें, TH कहें कि TC कहें, अभी कुछ मत कहिए, अभी इसको सिर्फ हम डबल पॉजिटिव सेल कह सकते हैं, ठीक है ना। डबल नेगेटिव से TCR, TCR से डबल पॉजिटिव आ गया। डबल पॉजिटिव जैसे ही आता है, डबल पॉजिटिव जैसे ही आता है, नाउ इट स्टार्ट टू कमिंग बैक इनटू द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन में आता है। कॉर्टेक्स रीजन में आने के बाद तुरंत ही क्या होता है कि इससे कुछ एक कॉर्टिकल देयर आर फ्यू सेल, बट एक चीज और होती है, एंड बिफोर एंटरिंग लाइक आपके इधर मेडुला की तरफ आने से पहले, अब सब कैप्सुलर रीजन में ही ना देयर आर सेल्स दैट एक्सप्रेस MHC1, ठीक है, देयर आर सेल्स दैट एक्सप्रेस MHC1, ठीक है ना। MHC1 क्योंकि अब ये क्या है हमारा MHC1 हमें मालूम है किससे बाइंड करेगा, CD8 के साथ में, मतलब करता तो ये TCR के साथ ही है, बट CD8 प्लस सेल जो है वो MHC1 को के साथ बाइंडिंग कराती है। अब ये हमारा कौन है, CD8, ये हमारा CD4 है। अभी ये डबल पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ये बाइंडिंग होती है सब कैप्सुलर रीजन में, CD4 itself disintegrate itself and now this cell is called as TC cells और cytotoxic T lymphocyte और CD8 positive cell, ठीक है। Similarly those cell that are showing MHC2, ठीक है, MHC2, they form combination with the CD4 cell and now this is MHC2, CD8 अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर लेगा, एंड नाउ दिस सेल इज कॉल्ड एज TH, ये CD4 TH सेल और CD4 प्लस सेल कहलाती है। सो दिस इज हाउ फ्रॉम D double negative to TCR then double positive and now they can be called as CD4 plus or CD8 plus cell. अभी सब कैप्सुलर रीजन में ही है। Now they start to populate this cortex region. Within this cortex region there is a cell that is called as CTEC or corticothymic epithelial cell। corticothymic epithelial cell होती है। corticothymic epithelial cell एक तरह से चेक पॉइंट का काम करती है। चेक पॉइंट का काम करती हैं कैसे, they are expressing some molecule that is called as MHC molecule। MHC molecule in the form of protein, ठीक है, on their surface। ये एक्चुअली बाइंडिंग देखती हैं, ये जो सेल्स बनी है ना, ये जो सेल्स बनी है ये किस तरह से इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करती हैं। अगर ये बहुत विग्रस है, बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर रही हैं, तो वो सेल का सिलेक्शन नहीं होता, वो सेल एपोप्टोसिस में चली जाती है, या फिर
वो सेल बाइंड ही ना करे वो भी एपोप्टोसिस में जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर मॉडरेटली बाइंड कर रही है विद दी सीटेक सेल, ठीक है, कॉर्टिकल थाइमिक एपिथेलियल सेल के साथ अगर ये बहुत मॉडरेटली बाइंडिंग कर रही है तो उनका सिलेक्शन होता है आगे की मूवमेंट के लिए, अदरवाइज वो सारी सेल्स किल कर जाती हैं। जैसे ही ये सिलेक्शन होता है इट स्टार्ट टू एक्सप्रेस CCR7, जो सिलेक्ट होगी ये सेल। CCR7 का मतलब ये है कि हाँ, नाउ यू आर रेडी टू मूव टुवर्ड्स मेडुला। मेडुला में जैसे जाती है यहाँ पे एक और चेक, ये फाइनल चेक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये आपका मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल होती है। ये भी आपका एक्सप्रेस करती है ऑटो इम्यून रेगुलेटरी AIR रेगुलेटरी फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज AIRE, ठीक है, एंड दिस इज AIRE पॉजिटिव। कुछ एक डेंड्राइटिक सेल भी होती है, वो भी AIRE एक्सप्रेस करती हैं। तो फाइनली जब सेल यहाँ मेडुलर रीजन पे आती है, वो अगर इनके साथ में बाइंड करे, ठीक है, अगर इनके साथ में बाइंड करती है तो उनका दे गेट किल्ड बाय एपोप्टोसिस, बिकॉज क्या है, AIRE आर ऑटो इम्यून रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं, मतलब कि हमारे कई बॉडी में ही पाए जाने वाले जो हमारे एंटीजन है वो है, एक तरह से वो मिमिक कर रहे, सेम कंपाउंड है। तो अगर कोई भी इम्यून सेल उनके अगेंस्ट होगी, दैट मीन इट में कॉज ऑटो इम्यून डिसीज। तो अगर वो सेल जो यहाँ तक आ गई मेडुला, वो इसके साथ बाइंडिंग करेगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो उन सेल का हो जाता है डिसिलेक्शन, को खत्म, इस चेक पॉइंट पे उनको किलिंग हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाता है उनका। बाकी नहीं जो करते हैं वो आगे मूव करती हैं, अगेन दे मूव टुवर्ड द लिम्फोइड ऑर्गन वाया ब्लड वेसल, वो रिलीज आउट कर जाती है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। So this is all about the maturation of B cell, T cell and the differentiation of hematopoietic stem cell with the help of stromal cell. अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं एक्टिवेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।